नमस्ते बिहार। सबसे पहले पूरे बिहार के सभी 38 जिलों से यहां पधारे एक एक व्यक्ति का, एक एक पुरुष का, एक एक महिला का, एक एक युवा का हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र कवि दिनकर की भूमि को नमन करता हूं, अपने पूर्वजों की भूमि को नमन करता हूं, मां गंगा को नमन करता हूं, मिथिला की भूमि को नमन करता हूं, मिथिला मगध अंग के संगम स्थली इस बेगूसराय जिले को नमन करता हूं। भारतवर्ष उज्जवल हो, भारत का भविष्य उज्जवल हो। आज इस पूरे मैदान में, गणेश रथ महाविद्यालय के इस मैदान में मंचासीन अतिथियों को अभिनंदन करता हूं। एक उत्सव का माहौल है, एक क्रांति के उत्सव का माहौल है। ये पहला कार्यक्रम इस प्रकार का है जो राजनीतिक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, लेकिन बिहार को बढ़ाने के लिए सभी 38 जिलों से हजारों हजार की संख्या में आज लोग उपस्थित हैं इस धरती पर और एक ही संदेश लिए हुए हैं, नमस्ते बिहार। उस बिहार को नमस्ते जो प्राचीन काल में, जब रोड आज के जैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी आज के जैसी नहीं थी, सूचना के तंत्र आज के जैसे नहीं थे, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी, इस रूप में जोड़ना जानती थी कि अफगानिस्तान के पार तक भारतवर्ष के अखंड साम्राज्य को हम स्थापित कर सके, हिमालय के उत्तर तक कर सके, दक्षिण में सागर तक तो कर ही सके थे, पूर्वोत्तर के भी पार तक कर सके थे। कैसा था वह बिहार जिसमें जब संसाधन नहीं थे हम उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके? कैसा था वह बिहार जिसमें जब पूरे यूरोप में न ऑक्सफोर्ड की कल्पना हुई थी, न कैम्ब्रिज की कल्पना हुई थी, विश्व भर से लोग पैदल चल के आने के लिए तैयार रहते थे। पूरे 1000 साल पहले सभी तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था, मिलकर दिया था, और किसी युद्ध के लिए नहीं दिया था। केवल एक आचार्य को विक्रमशिला विश्वविद्यालय से तिब्बत की धरती पर आमंत्रित करने के लिए दिया था। कैसा सम्मान होता था जब पूरी मंडली चली तिब्बत से, विक्रमशिला पहुंची, तो विक्रमशिला तो स्थापित थी, पूरे विश्व से लोग आते थे। आचार्यों को लगा कि यदि यहां से कोई चले जाएंगे तो ठंडे देश में आयु कम हो जाएगी, उन्होंने मना कर दिया। राजा ला लामा बड़े परेशान हुए, लगा और राशि कैसे लाएं, शायद राशि कम थी, आचार्यों की बात तो कुछ और थी। और राशि लेने जब पहुंचे तो उन्हें पता नहीं चला कैसे खदानों की तलाश में नेपाल की सीमा में चले गए, और जब नेपाल की सीमा में गए तो नेपाल के शासकों ने बंदी बना लिया और शर्त रखी कि जो तिब्बत वासियों ने स्वर्ण इकट्ठा किया है उसको जब आप सुपुर्द करेंगे तभी आपको हम रिहा करेंगे। राजा बड़े निराश हुए, पुत्र उनके सामने आए। राजा के पुत्र ने पूछा तो राजा ने कहा, जिस राशि को ज्ञान के लिए संग्रह हर तिब्बतवासी ने किया है उसको व्यर्थ नहीं जाने दो, इसको ज्ञान की भूमि बिहार की ओर भेजो, विक्रमशिला के आचार्यों से पुनः आमंत्रित करो कि आपके कारण हमारे नरेश की क्या दुर्दशा हुई। और तब जब मंडली दोबारा आई, 3 वर्ष लगे, तब जाकर आतिश दीपंकर श्री ज्ञान पैदल चलकर तिब्बत गए। और आज तिब्बती कहीं भी हो, पूरे विश्व में हो, भारत के किसी क्षेत्र में हो, उसी परंपरा का वाहक है जिसके बीज कभी विक्रमशिला ने बोए थे। बहुत शक्ति थी बिहार में। सोचिए उस काल में जब संसाधन नहीं थे, यदि हम अग्रणी थे इस पूरे भारतवर्ष में, अफगानिस्तान तक भी जाते थे तो संदेश बिहार का होता था। आज हमारी सोच कैसी हो गई, आज हमारी दृष्टि कैसी हो गई, आज हमारी स्थिति कैसी हो गई? क्या आज बिहार वैसा है? जिस समय कोई जाते थे, आज एक समय ज्ञान के लिए लोग पूरे देश के देश स्वर्ण एकत्रित करते थे, लोग पैदल चल के आते थे। आज स्थिति क्या हो गई? शिक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, कोचिंग के लिए लोग कोटा जाते हैं, और कोटा में शिक्षक भी बिहार के अधिकांश है, विद्यार्थी भी अधिकांश है। आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? कौन इसका जिम्मेदार है? यदि हम सोचें कि बिहार अपने जीवन काल में उत्कर्ष पर जाए, कितने लोग बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को शिक्षा मिले? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को रोजगार मिले, किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना? अरे मैं तो
9वीं कक्षा में पढ़ता था, छोटा था। पिताजी की यहीं बरौनी रिफाइनरी में रहते थे, यहां से पोस्टिंग हुई भोपाल। और जब भोपाल पोस्टिंग हुई, नए विद्यालय में जब पहुंचे तो बच्चों ने बिहारी बोलना शुरू किया। शुरू में अजीब नहीं लगा, बिहार से हूं तो बिहारी बोलना ही चाहिए। लेकिन जब लगा कि नहीं, इनकी मंशा खराब है, अपमानित करने की प्रवृत्ति के साथ बिहारी बोलते हैं, बड़ी पीड़ा हुई। इतनी पीड़ा हुई कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण आज बिहार की ऐसी दुर्दशा हो गई कि एक युवा भी जाता है तो उसको बिहारी शब्द बोलकर अपमानित किया जाता है। उस बिहारी शब्द से जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, किसने उसको अपमान का सूचक बना दिया? कौन इसका जिम्मेदार है? उस समय बिहार यदि अग्रणी थी तो क्यों थी? कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति बिहार से बाहर जाते हैं, इस अवस्था को उन्होंने कभी न कभी अवश्य अनुभव किया है कि दूसरों का जो व्यवहार रहता है बिहार के लिए, क्या वैसा होना चाहिए? उस भूमि ने जिसने अखंड भारत के पूरे साम्राज्य को निर्मित किया, उस भूमि ने जिसने विश्वविद्यालयों को स्थापित किया, उसके व्यक्ति को यदि कोई अपमान के भाव से देखे तो कमी किसकी है? कमी किसी और की नहीं है भाइयों और बहनों, कमी हमारी अपनी है। क्योंकि हम अपने सामर्थ्य को भूल गए हैं, अपने पूर्वजों की दृष्टि को भूल गए हैं। जिस दिन बिहार जाग गया, उस काल में जब ऐसा कर सकता था, आज क्या कर सकता है इसकी सीमा कोई सोच नहीं सकता, उसकी कल्पना नहीं कर सकता। इस मैदान में एक एक व्यक्ति साक्षी है उस संकल्प का जो हम आज लेंगे। क्योंकि बिहार को यदि बदलना है तो प्राचीन बिहार की दृष्टि को समझना होगा। उस समय बिहार क्यों बढ़ रहा था? बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद आज जहर के रूप में, संघर्ष के रूप में हमारे मनों में उत्पन्न है, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ता है, जिस प्रकार का संप्रदायवाद आपस में हमें एक दूसरे से मिलने नहीं देता, यदि उस समय बिहार में रहा होता तो क्या हम अफगानिस्तान के पार तक साम्राज्य को बना पाते? यदि इस प्रकार का भाव रहता तो क्या चीन से लोग आते, कोरिया से लोग आते, जापान से कोई आता? सब सम्मान के साथ आते थे। कि बिहार की भूमि अलग थी, बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन जातिवाद नहीं थी, सोच अलग थी। नंद वंश का उदय यदि कहीं हो सका तो अपने बिहार की धरती पर हुआ, मगध में हुआ। नंद वंश कहां से आता था? समाज के सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है, ऐसी अवधारणा देने वाली भूमि यदि कोई है तो अपना बिहार है। समय से आगे सोचने वाली भूमि, जातियों से ऊपर सोचने वाली भूमि, ऐसी भूमि जहां आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी। सामर्थ्य को पूजने वाली भूमि रही है बिहार। और जब भी कोई सामर्थ्यवान सामने आया है, बिहार ने हृदय से स्वीकार किया, इसलिए बिहार आगे बढ़ा है। और जब भी ऐसा व्यक्ति जो बिहार की दृष्टि को लेकर चला हो तो आचार्य चाणक्य जैसे लोग आए हैं जो केवल युवा को देखा और देखा कि इसकी दृष्टि क्या है, किस प्रकार से जोड़ना जानता है। और तब जब ऐसे भाव के साथ चले, यवन सेना चली थी वीर अलेक्जेंडर के नेतृत्व में, अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे यूरोप को पराजित कर चुके थे, पर्शिया जीत चुके थे। लेकिन जब यहाँ आए, उस युवा टोली जो मगध से निकली थी, उसने जब सबके बीच में बताना शुरू किया, जब मगध की सेनाएं चलती हैं उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। ऐसी भय व्याप्त हुई उस सेना में कि धीरे धीरे सभी ने अपने सिकंदर महान का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। हम आगे नहीं जाएंगे, आगे मगध है। लेकिन कौन सा मगध? यवन सैनिकों को लौटना पड़ा, वीर अलेक्जेंडर भी लौट गए। उस मगध का शौर्य क्या था? उसके शौर्य का वर्णन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब उन्होंने कहा महाभारत में कि मगध के शौर्य के कारण मुझे अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले जानी पड़ी। अगर महाभारत में इस आख्यान को पढ़ेंगे तो पाएंगे, जब जरासंध वध होता है, उससे पहले कंस का वध हुआ था। और कंस का जब वध हुआ था, जरासंध को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी गदा घुमा कर फेंकी और गिरा मथुरा के समीप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और क्या कहा? जरासंध का वध आवश्यक है। और तब जब चले तो कोई व्यक्ति जो हस्तिनापुर से चलेगा उसका मार्ग क्या होगा? सीधा मार्ग होगा, प्रयाग आएगा, काशी आएगा, उस प्रकार से राजगृह जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इस मार्ग से नहीं आए, उत्तर कुरु के माध्यम से नेपाल गए। नेपाल के जंगलों से होते हुए, गंडक किनारे होते हुए सोनपुर के पास उन्होंने गंगा पार की, नदी पार की। और तब गोरखगिरी, आज बराबर की गुफा जहानाबाद में चढ़कर जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने कहा, इस नगर को सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं है। शेष सभी जानते हैं, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि, चंपा अपना भागलपुर, जिसके नाम पर वियतनाम 1500 वर्षों से जाना गया। कैसी प्रेरणा रही होगी जिसके कारण ऐसी उद्यमिता रही। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो पाते हैं हजारों ऐसे व्यवसायों का नाम लिखा है। कर लगता था, कैसी व्यवस्था थी, कैसा उन्नत बिहार, जिसमें उद्यमिता कैसी थी, क्यों बढ़ रहे थे हम। यदि समझना हो तभी हम समझेंगे क्यों नहीं आज हम बढ़ रहे हैं।
यदि प्राचीन बिहार के इतिहास को देखेंगे तो देखेंगे ज्ञान की भूमि थी। और ज्ञान का आधार क्या था? सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वैदिक परंपरा को जब प्रारंभ होते देखते हैं तो अनेक प्रकार के विचारों को उसमें पाते हैं, अनेक प्रकार के विचारों को देखते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं उस श्रुति के माध्यम से जो हमें प्रदत्त है। साथ में एक रहस्य को भी पाते हैं जब नास्तिक सूक्त को पढ़ते हैं। लेकिन जब बिहार की सोच को देखते हैं तो वेदांत में पाते हैं, जहां वेदों का अंत हो गया उस भूमि को बिहार कहा गया, क्योंकि वेदों का उत्कर्ष ऐसा ज्ञान। और ज्ञान क्या था? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। जैसे स्वर्ण को हम काटते हैं तो छोटा जो कण होता है उसमें गुण तो सोने के ही होते हैं, कोई लोहे के गुण तो नहीं आ जाएंगे। तो बिहार के ऋषि की दृष्टि यही थी कि यदि हर व्यक्ति में, हर आत्मा में परमात्मा का अंश है तो निश्चित है कि उस अंश में भी गुण वही होंगे। और परमात्मा के गुण क्या है? उनकी शक्ति क्या है? असीम शक्ति, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और असीम को कितना भी हम खंडित करें, कितना भी विभाजित करें, तो जो छोटा कण होगा क्या होगा? निश्चित है असीम ही होगा। और ऐसे में हर व्यक्ति जो इस मैदान में बैठे हैं, इस मैदान के बाहर है, पूरे विश्व में है, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, युवा हो, किसान हो, हर व्यक्ति के गुण यदि देखें असीम है, उसकी क्षमता असीम है। और यही इस पूरे अभियान का, जिसका नाम है आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, बिहार की दृष्टि यह थी कि हर व्यक्ति में उस पूर्णत्व को हम देखते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आ जाए कि हर व्यक्ति के अंदर गुण पूर्ण है, ऐसा व्यक्ति क्या दूसरे व्यक्ति में भेद करेगा? उसे तो हर जगह वही ईश्वर का अंश दिखेगा, वही परम तत्व दिखेगा। और इसीलिए इस भूमि पर हम जातियों से परे सोचने लगे। इसीलिए वैशाली के संथागार में, वैशाली से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उस वैशाली के संथागार में पूरे इस वज्जी महाजनपद से, जिसकी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी, पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी, 7,707 गण राजा चुनकर आते थे, जाति के आधार पर नहीं। बिहार की सोच अलग थी और प्रति वर्ष बिना किसी विवाद के अपने गणाधिपति को चुनते थे। जब व्यक्ति का सोच, व्यक्ति की विचार महानता को प्राप्त करती है, व्यक्ति बड़ा हो जाता है, एक व्यक्तित्व का रूप ले लेता है। जब व्यक्ति का सोच बड़ा हो जाता है, व्यक्ति बड़ा हो जाता है। जब भूमि की सोच बड़ी हो जाती है, भूमि महान हो जाती है। बिहार की सोच जाति, संप्रदाय, लिंग भेद से परे सोचने वाली थी। गार्गी की भूमि है, एक महिला, जो उस काल में किसी विश्व में कोने में हम नहीं पाते किसी महिला की आवाज को किसी ग्रंथों में कहीं रक्षित हो। लेकिन हमारी महिला पूरे भारतवर्ष से जुटे विद्वानों को विद्वता पूर्वक चुनौती देने का सामर्थ्य रखती थी। उस बिहार में जब महिलाओं की स्थिति ऐसी तब थी, क्या आज बिहार में महिलाओं की स्थिति वैसी है? यदि प्राचीन काल में हम वैसे थे तो आज आगे होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? भारत में सबसे आगे होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? क्या मानते हैं, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और तब यदि ऐसा कर सके थे तो आज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन भाइयों और बहनों बताइए, बिहार में युवाओं की संख्या आज कितनी है? 9 करोड़ के आसपास युवा हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। पूरे भारत ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। सभी लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बने? स्वतंत्रता के 100 वर्ष पश्चात भारत विकसित राष्ट्र हो, हर भारतवासी चाहता है कि नहीं चाहता है? अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो निश्चित है कि बिहार को विकसित प्रदेश होना होगा कि नहीं होना होगा? लेकिन यदि बिहार को विकसित प्रदेश होना होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 9 करोड़ आज युवा हैं, इनको अगले 2 दशकों में आवश्यकता होगी शिक्षा की, उत्कृष्ट शिक्षा की, उत्कृष्ट शिक्षा की, उचित रोजगार की। होगी कि नहीं होगी? यदि बिहार से किसी को बाहर जाना पड़े शिक्षा या रोजगार के लिए 2047 में, तो क्या बिहार को हम विकसित मानेंगे? जैसा अभी चल रहा है, जो चीजें जैसी चल रही हैं, यथावत चलती रही, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या बिहार 2047 तक विकसित होगा? क्या लगता है?
जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा। हम जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे, 10 लोगों को बिठा दीजिए तो पहली बात उनके मन में आती है हम किस जाति के हैं। इस प्रकार से हम चलते रहे तो क्या बिहार बदलेगा? बदलेगा क्या बिहार? यदि हम जाति, संप्रदाय, लिंग भेद इन सभी छोटे छोटे विचारधाराओं में पदों में बटकर लड़ते रहे और बिहार सोया रहा तो बिहार बदलेगा क्या? कौन बदलेगा बिहार? कौन बदलेगा बिहार? कैसे बदलेगा बिहार? यदि हम ऐसे ही संघर्ष करते रहे तो बिहार बदलेगा क्या? लेकिन क्या हो रहा है मेरे बिहार में? मगध की भूमि, उस बड़ी सोच की भूमि, नालंदा की भूमि, विक्रमशिला की भूमि, जयमंगलागढ़ जिसको कभी सिंचे स्तूप के नाम से लोगों ने वर्णित किया, जहां पूरे विश्व भर से लोग आते थे, प्राचीन भूमि, उस भूमि जो वेदांत की भूमि थी, जो व्यक्ति से व्यक्ति में भेद नहीं करती, उसमें कैसे ऐसे लोग आ गए जो अपने स्वार्थों के लिए लोगों को आपस में चाहते हैं कि संघर्ष करते रहे। और यदि हम संघर्ष करते रहे, साधारण रथ 4 पशु मिलकर उसको खींचते हो और चारों पशुओं में समन्वय नहीं हो, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, कोई बाएं ले जाना चाहे, कोई दाहिने ले जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? यदि एक साधारण रथ नहीं चल सकता तो जिस समाज में हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग हैं, इसको यदि हम चाहें कि आपस में संघर्ष करते रहें, मेरा क्षणिक लाभ हो, मन में मेरे स्वार्थ हो, कोई निस्वार्थ भाव नहीं हो अपनी भूमि को आगे ले जाने के लिए, मन में कोई ईमानदारी का भाव नहीं हो, ऐसा व्यक्ति यदि तो स्वार्थी हो, जो ईमानदार नहीं, जो भ्रष्टाचारी हो, ऐसा व्यक्ति यदि चाहता हो कि लोग संघर्ष करते हो, लोग संघर्ष करते रहें, तो बिहार बदलेगा क्या? कैसे लोगों से बदलेगा बिहार? यदि हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करें तो अच्छी बात करें, लेकिन सरकारी नौकरी करें और चाहे कि इसमें भ्रष्टाचार करेंगे तो बिहार बदलेगा क्या? एक एक व्यक्ति को संकल्प लेना होगा बिहार बदलने का। यदि हम सोचेंगे सरकारी नौकरी करें तो कितने लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं? कोई पार्टी की सरकार आ जाए, कैसी भी सरकार जाए, पूरी इच्छा लगा दे, कितने लोगों को हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं? कुछ लाख? कितने प्रतिशत? 1% हो सकता थोड़ा और पूरी शक्ति लगाने पर। लेकिन यदि 1% लोग भी सरकारी नौकरी मिलती है तो शेष का क्या होगा? यदि लक्ष्य हमारा 2047 तक एक विकसित बिहार बनाना है तो क्या इन 9 करोड़ लोगों को हम कैसे नौकरी दे पाएंगे? एक ही उत्तर है, उद्यमिता, उद्योग, व्यवसाय, जिसके लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। हर व्यक्ति को सोचना होगा, हर ग्राम में, हर पंचायत में, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में चिंतन करना होगा कि कैसे उद्यमिता की भावना जागृत हो। और इस अभियान में हम यही कर रहे हैं। अनेक व्यक्तियों को, जो ओपी सिंह साहब आए हैं, अनेक लोग बाहर से आए हैं, जो हमारे युवाओं को बता रहे हैं कि तुम स्टार्टअप लगाओ। पूरे बेंगलोर अध्याय से लोग, लेट्स इंस्पायर बिहार लोग केवल यहाँ नहीं है, पूरे विश्व में है। आज यदि केवल अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें, यहाँ तो हजारों हजार लोग उपस्थित हैं। व्हाट्सएप समूहों में 75,000 से अधिक ऐसे लोग संकल्प के साथ जुड़े हैं कि बिहार को बदलेंगे, अपने जीवन काल में बदलेंगे, अपने जीवन काल में उत्कर्ष पर ले जाएंगे। भारत के सभी महानगरों में है, 13 देशों में है, जो विदेश में रहने वाले वैसे बिहारवासी। जब 22 मार्च 2021 बिहार दिवस के दिन एक आह्वान हुआ था तो यही था, जिनके भी हृदय में बिहार बसता हो एक साथ जुटे। बिहार को नुकसान, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। यदि अच्छे लोग जुड़ गए, एक साथ मिलकर योगदान करने लगे, और देखिए आज पूरे जिले से 38 जिले से लोग आए, मंच देखिए, हर जाति हर संप्रदाय से लोग आए हैं, सबके मन में विचार यह है कि अपना बिहार उत्कृष्ट हो। लेकिन यदि हम, पहली बात और आखिरी बात तो यही है, यदि हम संघर्ष करते रहेंगे जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, निश्चित है बिहार नहीं बदलेगा मेरे भाइयों और बहनों। बिहार बदलना है तो ऐसा ही सोचना होगा जैसे हमारे पूर्वज सोचते थे। इस अभियान के 3 मंत्र हैं, शिक्षा, समता, उद्यमिता। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं। बहुत छोटे थे हम, मैंने बताया किस प्रकार 9th में थे, लोगों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, तभी से संकल्प जगा। यदि अपने जीवन काल में इस बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कुछ भूमिका हो सकी, मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। तब तो 9वीं क्लास में थे, बच्चे चिढ़ाते थे, क्या कर सकते थे? अच्छे से पढ़े, वहां पर सबसे आगे टॉप किए, और जब टॉप किए कुछ समय के बाद एक एक विद्यार्थी जो पहले चिढ़ाता था आकर नोट्स मांगने लगे। समझ गए कि बिहारी की बौद्धिक क्षमता क्या है,
और तब आगे बढ़े। आईआईटी की मैंने तैयारी की। 1997 आईआईटी की परीक्षा दी, बड़ी अच्छी परीक्षा हुई। पिताजी दिल्ली में थे, लेकिन जब सुबह उठे तो पता चला पेपर लीक हो गए। उस पीड़ा को मैंने सहा है जो आज भी हम सहते हैं। बहुत लोगों को देखते हैं पेपर लीक हो गए, लेकिन निराश नहीं हुआ। लगा कि नहीं, कुछ करूंगा, मैं भी अपने जीवन में अवश्य प्रयास करूंगा बिहार ऐसा बने जिसमें कभी पेपर लीक नहीं। आईआईटी कानपुर पहुंचे। आईआईटी कानपुर जब पहुंचे, गर्मी की छुट्टी हुई, सब लोग घर जा रहे थे। मुझे भी बेगूसराय आना था, क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग फिर से बरौनी रिफाइनरी थी। सभी विद्यार्थी जा रहे थे। वहां पर फोन आया कि बेगूसराय नहीं जाना है। घर से जब मैंने पूछा क्यों नहीं जाना, तो बड़े विचलित रूप में उत्तर मिला, लगन का समय चल रहा है, बेगूसराय मुकामा में पकड़ के शादी होती है। बड़े विचलित हुए, भाई ऐसा क्या हो गया मेरी भूमि को कि अपने घर जा नहीं सकते। कौन से ऐसे लोग आ गए उस बिहार की भूमि पर जिसमें बिहार में इस प्रकार का भय व्याप्त है। केवल अपराध ही नहीं, यहाँ विवाह तक के लिए भय हो गया है। और तब लगा कि नहीं, जर्मनी में नौकरी लगी, एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी लगी, लेकिन मैंने कहा अपने लिए तो जी लूंगा, लेकिन लौट के जब बेगूसराय जाऊंगा, बिहार जाऊंगा, निश्चित मन कचोटेगा, कहेगा तुमने अपने व्यक्तिगत रूप में अपने बिहार के लिए क्या योगदान किया, अपने लिए तो किया, बिहार के लिए क्या किया। और यही कारण है, ईश्वर से मैंने प्रार्थना किया, मुझे लगा कि सिविल सेवा में जाऊंगा तो निश्चित कर पाऊंगा, कम उम्र में एक नेतृत्व क्षमता के साथ समाज को कुछ दे पाऊंगा। और जहां भी रहे, बगहा से लोग आए हैं, बगहा को मिनी चंबल कहा जाता था। अंग्रेजों ने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। और जिस बगहा में मेरी पोस्टिंग 2 दिसंबर 2006 को जब हुई थी, 4 किसानों की हत्या हो गई थी। लोगों ने पुलिस के विरुद्ध अभियान चला रखा था, 2 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे, तब मेरी पोस्टिंग हुई थी। और जो भी मिलते थे कहते थे बगहा में कोई बदलाव नहीं हो सकता। पटना में उससे पहले था, जब किडनैपिंग होती थी, बड़े परेशान रहते थे, एक एक सप्ताह तक सो नहीं पाते थे। लेकिन बगहा में जब किडनैपिंग हुई और जब मैंने पुलिस मुख्यालय को बताया तो उत्तर मिला, परेशान होने की जरूरत नहीं, बगहा की भूमि है, यहाँ पर किडनैपिंग होती रही। लेकिन मन ने कहा, वे विकास, तुम तो तब से आए थे, बिहार को बदलने चले थे, यदि तुम हार गए तो निश्चित है बिहार नहीं बदले, प्रयास करो, कुछ अलग प्रयास करो। और तब उस बगहा की भूमि में, जिसमें कभी व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर चला, वहां पर किडनैपिंग होती थी तो फोन पे रैंसम नहीं आता, नोट लिखकर कोई घर पे दे जाता था, लिखा रहता इतना सामान देना है, इतने चांद मार्का की लुंगी देनी है, इतने पैसे देने हैं, उसके नीचे लिखा रहता था जय मां दुर्गे, बिहार सरकार गैंग का नाम। लेकिन उस बगहा में परिवर्तन तब आया जब लोगों से हम जुड़े, संवाद स्थापित हुआ। और संवाद जब स्थापित हुआ, हमने यही कहा, लोग कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। तब से चंपारण में अपराध चल रहा है, उस सोच को हमने बदलने का काम किया। और जब सोच बदलती है, चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदली सोच? हमने कहा, रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो भला विश्व किसी वाल्मीकि को जानता। शुद्ध मन की बात थी, एक सकारात्मक परिवर्तन एक व्यक्ति को पूज्य बना देता है। और चंपारण तो परिवर्तन की भूमि है। महात्मा गांधी यही महात्मा बने। चंपारण की भूमि थी जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने भी अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया। तुम्हारी भूमि का संदेश परिवर्तन है। जब भी बिहार में बड़ा परिवर्तन प्रारंभ होता है, निश्चित चंपारण से होता है। तो इस बात को हम लोगों ने कहा, लोगों ने इस रूप में स्वीकार किया कि जो डकैत थे उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। बगहा के सबसे बड़े डकैत आज भी बगहा जेल में बंद है, 135 मुकदमे थे उनके ऊपर। और जब इस प्रकार से समर्पण हुआ, 26 बड़े गिरोहों ने किया। जो संख्या 100, 50, 75 प्रतिवर्ष होती थी, शून्य पर आ गई। बगहा बदल गया। आज बगहा आप जाते हैं, जा सकते हैं तो आप देखेंगे जंगल में लोग आराम से टूरिज्म करते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमते हैं, बड़े चैन से रहते हैं। लेकिन उसी जंगल में कभी वन विभाग के लोग भी डर से नहीं जाते थे, किडनैप हो जाते थे। आज बाघों की संख्या बढ़ रही है, बड़ा रमणीक स्थल है, जरूर जाइए। लेकिन उस बगहा में परिवर्तन कैसे आया? संवाद से आया, लोग जुड़े, उस भूमि के संदेश से जुड़े, भूमि बदल गई। विरासत का संदेश, उसी संदेश के साथ जब मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई 3 सितंबर 2008, 6 इंच बगल से गोलियां चली थी, सैकड़ों गोलियां चली थी सोली गांव में। लेकिन मन संकल्पित था, ईश्वर निश्चित साथ, क्योंकि मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। भावपूरी ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र को बदलते देखना चाहता हूं। उस रोहतास को जिसमें 2002 में डीएफओ शहीद हुए संजय सिंह, सभी लोग आज भी उनकी स्मृति, उनका स्मरण करते हैं, कितने ईमानदार पदाधिकारी थे। उस रोहतास में विक्रमगंज में डीएसपी शहीद हुए 2006 में। हर वर्ष अनेक पुलिसकर्मी शहीद होते थे। किसी को विश्वास नहीं था कि कैमूर पहाड़ी से उग्रवाद मिट सकता है, लेकिन मुझे विश्वास था। और इसी विश्वास के साथ पूरे रोहतास में एक अभियान चला, ऑपरेशन विध्वंस। बड़ी संख्या में पुलिस गई, लेकिन परिवर्तन उससे नहीं हुआ।
लोगों से जब जुड़े हर आदिवासी के मन में एक भाव देखा। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, और इसी भाव को जब हमने ग्रहण किया, हमने कहा जब तुम्हारे पूर्वज इतने यशस्वी थे, तुम उस रोहतास किले की बात करते हो जहां कभी तिरंगा नहीं लहराया, 26 जनवरी 15 अगस्त पर काले झंडे लहराते हैं, उस भूमि में जहां कभी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश चतुर्वेदी वंशज हो सृजन करना जानते थे, उस भूमि में जहां इसी रोहतास के किले से कभी पूरे पूर्वी भारत पर शासन होता था, परिवर्तन कैसे आया? लोगों से हम जुड़े, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे जिसमें हमने कहा कि पर्यटकों का स्वागत है इस रोहतास के किले पर। चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन 3 बूथों पर चुनाव करने के लिए 16 कंपनी फोर्स लगी, हेलीकॉप्टर लगा, चुनाव हम लोगों ने वहीं कराया। इस संकल्प के साथ कराया कि लोग मुख्य धारा से जुड़े, और लोगों का समर्थन मिला, क्योंकि संदेश बड़ा था। जिस रोहतास के किले को मुगलों ने भी लिखा, उनके लेखक फरिश्ता ने लिखा, बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है, इतिहास साक्षी है। वहां के लोग जब जगे, जब हमने कहा कि पर्यटन की संभावनाएं हैं, लोग हंसते थे, कौन जाएगा पर्यटन करने, वहां तो लोग मार देंगे। लेकिन जब उन आदिवासी बच्चों को हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी, चीजें बदल गई। लोग उग्रवादियों का विरोध करने लगे। हमने उग्रवादियों का विरोध नहीं किया, लोग करने लगे और कहने लगे तुम्हारे कारण हमारे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। और जब लोग करने लगे, जनता में कितनी शक्ति है, उग्रवादियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ गया, और आज रोहतास शांत है। जिस रोहतास में कभी गोलियों से मेरा स्वागत होता था, उसी रोहतास में जब 3 दिसंबर 2021 को पहुंचे थे, 4 तारीख को जब रोहतास किले पर गए, 100 किलोमीटर तक लोग पुष्प गुच्छों से स्वागत कर रहे थे। और जब रोहतास किले पर पहुंचे, आदिवासी लड़कियां नृत्य करती हुई लेती गई, आदिवासी लड़के ढोल बजा रहे थे। ये है परिवर्तन। परिवर्तन लोगों से जुड़ने का, परिवर्तन जाति संप्रदाय से बड़े जुड़ने का, परिवर्तन हृदय तक पहुंचने का। जब मन की भावना शुद्ध हो, जब करने वाला व्यक्ति ईमानदार हो, निश्चित लोग जुड़ते हैं। मन की भावना जुड़ती है, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है, और तभी इस बिहार से अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण तब हुआ जब नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के मन में स्वार्थ नहीं था। आचार्य चाणक्य के मन में स्वार्थ नहीं था। यदि रहा होता तो कभी अखंड भारत नहीं बनता। यदि उनके मन में किसी प्रकार की उस प्रकार की छोटी दृष्टि रही होती तो हम अफगानिस्तान के पार तक नहीं सोचते। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ तो लोगों ने कहा दिल्ली में कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, बेंगलुरु में कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, अब तो पुणे और चेन्नई में भी कार्यक्रम होना है, क्यों कर रहे हैं? जिसकी सोच इतनी छोटी हो जाए कि केवल अपने पड़ोसी से 2 गज जमीन के लड़ता रहे, ऐसे व्यक्ति कहां आगे जा पाएगा? ऐसे लोगों को मैंने कहा तुम उस बिहार को जानते हो जिसको तुम आज देखते हो, मैं तो उस बिहार को जानता हूं जिसके कार्यक्रम कभी काबुल में भी होते थे, और उसी बिहार को मैं जागता हुआ देखना चाहता हूं। जिस दिन बिहार जग गया, जाति संप्रदाय बंधनों से मुक्त सोचने लगा, निश्चित हम बदलेंगे। 9 करोड़ युवाओं को यही रोजगार मिलेगा यदि हमने साथ मिलकर प्रयास किया। हर जाति हर वर्ग का समर्थन चाहिए, यही इस अभियान का संदेश है। यदि शिक्षा ज्ञान के लिए हुई, उसके लिए सभी ने सहयोग किया। गार्गी अध्याय सभी महिलाएं बैठी हैं, 14 केंद्रों पर गार्गी पाठशालाएं चलती हैं। अनुभूति जी बैठी हैं खगड़िया में, क्या वातावरण था खगड़िया रेलवे स्टेशन का, कैसे बच्चे थे, लेकिन जब इनके द्वारा पाठशाला प्रारंभ हुई, मंच पर बैठी हैं, सभी बच्चे आज नियमित आते हैं। आप खगड़िया स्टेशन जाइए, देखिए, खुद में अनुभव कीजिए गार्गी की शक्ति क्या है। आज चरितार्थ हो रही है उस बिहार में, क्योंकि उसी प्रेरणा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अनेक जिलों में इस प्रकार के केंद्र चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मन में है कि बिहार को हमको बदलना है। उसी प्रकार से यदि हम डॉक्टर रमन किशोर को देखिए, 125 फ्री मेडिकल कैंप्स इन्होंने लगाए हैं, 15,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित कर चुके हैं। एक व्यक्ति का प्रयास कुछ समूहों के साथ, छोटे छोटे प्रयास एक व्यक्ति के रूप में हम कर रहे हैं। अनेक संस्थान जुड़े हैं, विनय रंजन जी, विनय यादव जी आए, उनके द्वारा देखिए किस प्रकार का प्रयास हो रहा है। पटना में 40 बच्चे और 40 बच्चे दोनों साल के निःशुल्क पढ़ते हैं, IIT और मेडिकल की तैयारी करते हैं, खाने और रहने के साथ। मन में संकल्प, पूरे बिहार में परीक्षा हुई कि जो व्यक्ति प्रतिभाशाली हैं, गरीब हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता, उसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। समतामूलक समाज तो तभी बनेगा जब जो सक्षम है उनके द्वारा उनका सहयोग होगा, जो वंचित हैं। यदि हम सोचते रहेंगे कोई आएगा और बिहार बदल देगा, तो बिहार बदलेगा क्या? बदलेगा क्या? कोई आएगा और कोई जादू की छड़ी घुमाएगा, बिहार बदल जाएगा? लेकिन बिहार बदलना है कि नहीं बदलना है? हर व्यक्ति की क्या इच्छा है? बिहार बदलना है कि नहीं बदलना है? बिहार यदि बदलना है तो हर व्यक्ति को संकल्प लेना होगा कि हम जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, छोटे छोटे वादों से ऊपर उठें। उस बिहार का स्मरण करें जो कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माता थी।
उस बिहार का स्मरण करें जो कभी विश्वविद्यालयों के संस्थापक थी, उस बिहार का स्मरण करें जो कभी उद्यमिता की भूमि थी, और अपने युवाओं से कहें केवल सरकारी नौकरी तक मत सोचो। सरकारी नौकरी सोचोगे केवल स्वयं के लिए रोजगार अर्जित कर पाओगे। सोचना है तो बड़ा सोचो, अपने पूर्वजों की तरह सोचो। तुम एक उद्योगपति बन सकते हो तो सरकारी नौकरी करके भ्रष्टाचार करके जेल क्यों जाना चाहते हो? यदि सरकारी नौकरी करोगे दोस्तों तो निश्चित है एक समय आएगा जब उसकी दुर्गति भी झेलनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन यदि पैसा कमाओगे तो पूरे बिहार को बढ़ाओगे। इसी दृष्टि के साथ यदि हमने प्रयास किया, हर जिले में 5 स्टार्टअप लगे, 50 को प्रेरित करेंगे। यदि इस प्रकार का कार्य आप करते हैं तो आप बिहार में एक बड़ी क्रांति का सूत्रपात करेंगे, और बिहार को यदि कोई बदल सकेगा, ऐसी यही क्रांति बदल सकेगी। इसका नाम होगा उद्यमिता की क्रांति, जिसमें हर बिहार के युवा को भाग लेना चाहिए। एक बड़ा यज्ञ है जिसमें आपकी आहुति की आवश्यकता होगी। हर व्यक्ति का आहुति ही इस यज्ञ को इस दावानल में परिवर्तित करेगा, जो 2047 में बिहार को एक विकसित बिहार बनाएगा। हर व्यक्ति की आवश्यकता है। आज पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पर आए। पूरा बिहार देख रहा है, फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहा है, यूट्यूब लाइव के माध्यम से देख रहा है, अनेक लोगों के माध्यम से देख रहा है। जब सूचना के तंत्र नहीं थे तब तो हम अफगानिस्तान तक पहुंचते थे। आज जब तंत्र हैं तो यदि हम जाति, संप्रदाय, लिंग भेद इन चीजों से ऊपर उठे, निश्चित है कि बिहार बदलेगा। मैं तो आज देखना चाहता था, लोग कहते थे कि फेसबुक वाला अभियान है, कैसा अभियान है, लाइक्स आते हैं, लोग नहीं। लेकिन कुछ दिनों पहले आपने देखा था हर जिले में लोग थे, नजर आते थे। आज देखिए बेगूसराय के प्रांगण में, ऐतिहासिक गणेश दत्त महाविद्यालय के प्रांगण में पूरे बिहार के हर जिले से लोग आए। संकल्प क्या है? बिहार को बदलना है, और बदलना स्वामी संजय जी ने कहा बदलना नहीं, पुनः स्थापित करना है। बिहार तो कभी अग्रणी था ही, आज भी यदि हमने पुनः स्थापित किया, निश्चित है पूरा भारत देखेगा, पूरा विश्व देखेगा और कहेगा नमस्ते बिहार। आज भी हम जब बदल देंगे बिहार को तो हम देखेंगे, हम जब जाएंगे पूरे भारत में उसी प्रकार का सम्मान पुनः पाएंगे जो कभी उस ऐतिहासिक काल में हम पाते थे। तो हैं कि नहीं आप लोग मेरे साथ? तो एक संकल्प लेना होगा, पहले स्वयं को बदलना होगा। तो हम स्वयं को बदलने का मतलब जाति, संप्रदाय, लिंग भेद सभी वादों से ऊपर उठेंगे, लघुवादों से ऊपर उठेंगे। मैं बोलूंगा आप बोलेंगे, सहमत? तो सहमत है। और राष्ट्र कवि दिनकर की भूमि है, परिवर्तन के संकल्प की भूमि है। इसीलिए प्रथम बृहद जनसंवाद तब हम लोग आयोजित कर रहे हैं जब 1000 से अधिक कार्यक्रम पूरे बिहार के सभी जिलों में हुए, भारत के महानगरों में हुए, विदेशों में भी हुए, लेकिन सभागारों में हुए। लेकिन इस प्रकार के मुक्ताकाश में हर जाति, हर संप्रदाय, पुरुष, महिला, युवा, किसान सभी लोग बैठे हैं। तब एक बड़ा संवाद जिसका उद्देश्य हर ग्राम के हर जन तक पहुंचना, और पहुंचकर इस संकल्प का स्मरण कराना कि बिहार तब यदि था तो क्यों था, और आज उसकी दुर्दशा जो हुई है इसलिए हुई है कि कुछ स्वार्थी तत्व अपने क्षणिक लाभ के लिए आपस में लोगों को जाति, संप्रदाय, लिंग भेद के नाम पर संघर्ष कराना चाहते हैं। लेकिन बिहार यदि बदलना है तो इससे ऊपर उठना होगा। तो मैं कहूंगा मैं बदलूंगा बिहार, तो आप कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और फिर मैं कहूंगा मैं करूंगा अपनी भूमि, अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। ठीक? सहमत? भाई दिनकर जी की भूमि है, आवाज कहां गई? सहमत? मैं बदलूंगा। मैं आवाज, राष्ट्र कवि दिनकर का स्मरण कीजिए। दिनकर जी, उसी दिनकर जी की पंक्तियों में जो तेज है वह तेज आज इस भूमि से गुंजायमान होनी चाहिए। खड़े हो जाइए और मुक्ताकाश में यह स्वर जाना चाहिए, पूरे भारत में यह स्वर जाना चाहिए कि बिहार उस संकल्प के साथ जाग रहा है, परिवर्तित होगा, पुनः स्थापित होगा। मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। धन्यवाद। नमस्ते बिहार। इस नमस्ते बिहार के संकल्प को स्मरण रखेंगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, हर गांव के हर जन तक पहुंचेंगे और मिलकर हम ही लोग बिहार को पुनः स्थापित करेंगे। 2047 तक एक विकसित बिहार बनाएंगे। सभी को हार्दिक आभार। नमस्ते बिहार।
और अब हमारे बीच कवि नीलोत्पल मृणाल जी हैं। उनसे निवेदन है कि आप आए और पूरे कार्यक्रम को आपने भी सुना।